ये नगरीय निकाय चुनाव, मतलब बीजेपी ने तो केंद्र भी जीत लिया, स्टेट भी जीत लिया, लेकिन आप गजब पसीना बहा रहे हैं। मतलब बड़ा ऐसा लगता है कि स्थानीय चुनाव में इतना ज्यादा इंटरेस्ट। जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को अपना 100% देकर लड़ने में विश्वास करती है, क्योंकि हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए मैम, राजनीति एक माध्यम मात्र है। राजनीति कोई सत्ता प्राप्त करना कोई उद्देश्य नहीं है। सत्ता एक माध्यम मात्र है राष्ट्र निर्माण का, समाज निर्माण का। और जैसे अभी सीधा जो भारत के लिए लक्ष्य मोदी जी ने 2047 तक के लिए निर्धारित किया है कि भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो विकसित राष्ट्र तक 2047 तक बनाना है, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने का राजनीति एक माध्यम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट लक्ष्य है कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि रहे, तभी हम एक रास्ते में, एक विचार में अलाइंड होकर राष्ट्र निर्माण का काम कर पाएंगे। ओपी जी, अभी यहाँ के मेयर कैंडिडेट का जिक्र है ना, पूरी दुनिया में हो रहा है। उसकी वजह ये कि सीएम पीएम और अब मेयर चाय वाला। तो इसके लिए आपसे समझना है कि भाई इतना इंटरेस्ट लोग पूछ रहे हैं कि चाय वाले में क्यों है बीजेपी को, या कहें कि एक बार फिर से चाय वाला, तो ये समझे कि अब मेयर भी हो जाएगा, सीएम पीएम तो है ही। जी, बेसिकली मैम, चाय वाला जब हम बोलते हैं तो वो जीवर्धन चौहान जी चाय बेचते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 29 साल की राजनीति करने के बाद भी आज चाय बेच रहे हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि वो व्यक्ति 29 साल की राजनीति के बाद भी अगर चाय बेचकर सामान्य जीवन जीकर आत्मसम्मान के साथ अपना जीविकोपार्जन करता है, इसका मतलब वो एक ईमानदार व्यक्ति है। अगर उसमें भ्रष्टता रहती तो 29 साल की राजनीति करने के बाद वो 5 मंजिल के बड़े बिल्डिंग में रह रहा होता, चाय ठेला नहीं चला रहा होता। उसकी ईमानदारी का प्रतीक है। 29 साल का पुराना कार्यकर्ता है। उसमें विनम्रता, सहजता, सरलता और गरीबों के दर्द को समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली जब हम बोलते हैं भारत की राजनीति में कि कोई चाय वाला प्रधानमंत्री है या आज एक चाय वाला महापौर का चुनाव लड़ रहा है, तो वो प्रतिनिधि होता है, वो एक सिंबल होता है समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति का। और जब डेमोक्रेसी में अंत्योदय के व्यक्ति को, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है, जब अंत्योदय के व्यक्ति को, समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति को जब बड़ा प्रतिनिधित्व मिलता है, तो इससे वाइब्रेशन, इससे ऊर्जा, उमंग और उत्साह समाज के आखिरी छोर तक पहुंचता है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। हर व्यक्ति उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप अभी जब चर्चा कर रहे थे तो आपको बता दें दर्शकों, ओपी जी चाय नहीं पीते, लेकिन चाय बनाते हैं, तो अच्छी चाय बना लेते हैं। हमने देखा जीवर्धन चौहान जी के यहाँ जाकर आप चाय बना रहे थे, खूब वायरल हुआ वीडियो। जी मैडम, जब मैं आईएएस की तैयारी करता था तब, या कॉलेज में पढ़ाई करता था तब, हम तो घर से बाहर रहते थे, तो उस ज़माने में सब लोग खाना बनाते ही बनाते थे। तो केवल चाय ही नहीं बनाता हूँ, मैं खाना भी बहुत लजीज बनाता हूँ। और मेरी मास्टरी हुआ करती थी, और उसके बदले में कोई काम नहीं करता था। जब मैं कॉलेज डेज में था तो मेरे को अच्छा खाना बनाना आता था, इसलिए कोई दूसरा काम मेरे को कुछ करने से छूट रहती थी। बर्तन दूसरा दोस्त साफ करता था, सब्जी लेने कोई और जाता था, सब्जी काटने का काम भी दूसरे करते थे, धोने का काम भी दूसरे करते थे। मैं तो केवल जी बिल्कुल चीप सेफ के रूप में लास्ट में जा कर के खाना बनाता था। तो मेरा पुराना रहा है, बट अभी समय नहीं निकल पाता। बट जीवर्धन भाई के साथ चाय बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग चाय नहीं पीते ओपी जी, वो कैसे स्वाद का पता करेंगे? भाई चाय का अपना नशा है, और कैसे स्वाद का पता चलता है कि भाई इतनी चीनी, इतनी जो है चाय पत्ती, अदरक। तो हाँ, जी एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं छूता नहीं या एक बार भी पीता नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। तो चाय कभी कभी मैं भी टेस्ट करता हूँ, और जीवर्धन भाई की चाय मैंने पी है, वाकई बहुत अच्छा चाय बनता है तो उनकी। अभी ओपी जी जो है अपनी फिटनेस फ्रीक, अभी मैंने देखा कि आपके यहाँ बाकायदा वो ट्रेडमिल वगैरह और वो सारी मशीनें रखी हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, और फिटनेस फ्रीक हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। तो कैसे मेंटेन रखते हैं इस भाग दौड़ के बीच जो आपका रूटीन रहता है, खासतौर पे इलेक्शंस में, वो कैसा रहता है? हम सोनल जी, मरने से डर नहीं लगता, लेकिन जीते जी बड़ी बीमारी पकड़ ले उससे बहुत डर लगता है। क्योंकि जीवन में अगर स्वास्थ्य नहीं है तो बहुत कठिन है। तो इसलिए, और हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सोने का टाइम, खाने का टाइम, कोई उसका कंट्रोल नहीं रहता, डिसिप्लिन नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में कोशिश करते हैं कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके, और जब भी समय मिल जाए
15 मिनट आधा घंटा तब भी थोड़ा फिजिकल कर लें, कुछ कर लें, कोशिश रहे। आपकी एनर्जी ड्रिंक क्या है? फिर चाय नहीं है तो लोग तो कहते हैं कि हमारा दिन बन जाता है चाय पी लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से बात हो रही है छत्तीसगढ़ के, ये देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। और तब फाइनेंस की जब बात होती है तो बड़ा वो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो एनर्जी ड्रिंक कौन सा ओपी जी का? गर्म पानी से ज़्यादा डिटॉक्स बॉडी को करने वाला चीज़ कोई और नहीं है, 0 कैलोरी के साथ। मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि भाई अभी हमारा देश जो है वो युवा देश है, और युवाओं के लिए एक आइकन है ओपी चौधरी जी। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़कर पहले आईएएस बने हैं, तो जाहिर तौर पे अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। नगरीय निकाय चुनाव का रुख करते हुए ओपी जी, बहुत सारी समस्याएं रायगढ़ क्षेत्र की है। लोग कहते हैं आप रायगढ़ से ही आपका नाता रहा है, गहरा नाता रहा है, और इमोशनली आप कैसे जुड़े हैं वो हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं चुनाव मैदान में। जब हम रायगढ़ से निकलते हैं तो सकरी सड़कें दिखती है, केलो नदी का भविष्य दिखता है। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक को भी सुधरना चाहिए। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये अभी तक नहीं सुधरी, तब जबकि आपकी 15 साल सरकार भी रही और बीते 5 साल कांग्रेस के पास भी रही। इतनी बेसिक चीज़ें करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? बेसिकली पिछले कुछ डिकेड्स में, कुछ दशकों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण रायगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ा। अदरवाइज तो पहले पूरा अंचल एक अलग टाइप का था, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे। बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बढ़ा, जिस अनुपात में, जिस रेशियो में, जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने चाहिए थे वो नहीं हो पाया। चाहे अल्टरनेटिव रूट्स की बात करें, रिंग रोड की बात करें, रोड वाइडनिंग की बात करें, शहर में आउटर में रोडों की बात करें, वो नहीं हो पाया। इसीलिए पूरी व्यवस्था एक तरह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में है। अभी की जो स्थिति उसमें हमको और बहुत कुछ सुधारने की ज़रूरत है। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में हमने रिपोर्ट कार्ड भी इस इलेक्शन में प्रेजेंट किया है। हम 1 साल बेमिसाल, एक ही राजनीति, विकास की राजनीति, इस नाम से हमने 1 साल के ही रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखा है। जबकि दिसंबर में हमारी सरकार का शपथ हुआ, जी वो तो वैसे मतलब बहुत, जैसे सारे रोड को एक साथ लिख दिए हैं, ऐसे अगर हम काउंट करें तो 29 पेज हो जाता है। सारे कामों का अगर डिटेल लिखे तो हमको तो एक पेज में बांटना था, इसलिए 32 पॉइंट 72 सड़कों का काम तो एक साथ हो रहा है। बहुत सारे काम हैं, इरिगेशन में, सड़कों में, ऑक्सीजन में, बाजार में, बहुत सारे वर्क चल रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार बनी हमारी दिसंबर में, जनवरी में बजट प्रिपरेशन पे पूरा हमको फोकस करना पड़ा, फरवरी में बजट सत्र में गया, मार्च से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई, मई तक वो आचार संहिता रही, उसके बाद जून से बारिश ही आ गई। तो हम 4 महीने में ही जो डिलीवर कर पाए हैं उससे रायगढ़ के लोग बहुत प्रभावित हैं। ये जन जन में चर्चा का विषय है। उन्होंने देखा है कि एक्चुअली फील किया है कि विकास की राजनीति क्या होती है और विकास की राजनीति का लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए कैसे प्रभाव पड़ता है, उसको लोग महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पॉल्यूशन भी महसूस किया होगा ओपी जी? पॉल्यूशन पे भी हम बहुत गहराई से पूरे सिस्टम पर काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन में जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में बड़ा पोर्शन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का होता है, और तो उस पर हम काम कर रहे हैं कि जो प्रस्पिरेटर होता है उसमें उसको बंद, बिजली बचाने के लिए बंद कर दिया जाता है। ये आरोप हमेशा से लगता रहा है, और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम ना होने से वो ट्रैक नहीं हो पाता है। तो उस पर हम नया इंस्ट्रूमेंट लगाकर उसको लाने का सिस्टम कर रहे हैं। उससे मुझे लगता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे बहुत बड़ी सफलता हमको मिलेगी। पूरे स्टेट के लिए कर रहे हैं हम लोग, डिपार्टमेंट की ओर से बड़ा काम उस पर होगा। फ्लाई एस पे जीपीएस टैगिंग और जियो टैगिंग के साथ जीपीएस लोकेशन सारे व्हीकल्स में लगाने का एक मिशन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसका भी बड़ा असर पड़ेगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटे छोटे कारणों से शहर के अंदर का पॉल्यूशन का ज़्यादा बड़ा प्रभाव होता है। हम सोचते हैं पॉल्यूशन है तो केवल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या चिमनी से ही, धुआं से ही हो रहा होगा, ऐसा एक जनरल साइकोलॉजी में रहता है, मेरे भी दिमाग में ही रहता था। बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि चिमनी से पॉल्यूशन नहीं होता, उससे भी होता है। बट उससे भी ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रोड में एक बार धूल आ जाती है उसका होता है PM 2.5 के रूप में। एक बार अगर रोड में धूल आ गई तो जितनी बार गाड़ी चलती है, जो हर मिनट हर सेकंड में चल रही है, उतने बार वो धूल उड़ता है। उसके कारण PM 2.5 एकदम से बढ़ जाता है और AQI खराब हो जाता है। तो जैसे अभी हमने, आप यहाँ पे सड़कों का काम देखोगे कि 72 सड़कों का काम एक साथ चल रहा है रायगढ़ विधानसभा में। तो जो सड़कें बन रही हैं वो ड्रेन टू ड्रेन बन रही हैं। पहले क्या होता, सड़कें बनी और आखिरी का 1-2 मीटर
छोड़ दिया जाता है, तो वही धूल धूसरित रहता है और उसी का धूल पूरे सड़क पर आता है और उसी से PM 2.5 एकदम से राइज कर जाता है। तो इस पर बहुत फोकस कर काम कर रहे हैं। एक आध साल के बारीकी से मतलब उस पर ना पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। यही फायदा होता है जब एक IAS राजनीति में आते हैं। और चूंकि इसी से जुड़ा एक सवाल है, कांग्रेसी बार बार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इतने सारे कार्यकर्ता नेता थे जमीनी स्तर के, उनको छोड़कर एक चाय वाले को चुना है, फाइलें कौन पढ़ेगा, कैसे होगा? देखिए, जीवर्धन चौहान जी चाय बेचते हैं, ये आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का उनका उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि वो बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। चाय वाला वर्ड इतना तेजी से, इस साल का जो उनका परिपक्व जीवन है उसको लोग इग्नोर करने लग गए हैं। नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई को भी लेकर बताना चाह रहा हूँ कि जीवर्धन चौहान जी 29 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। 29 साल से वो एक बड़े कुशल संगठन करता है, जो लोगों को चाय वाला इतना ब्रांडेड हो गया कि वो शब्द छुप गए हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो एक बड़े कुशल संगठन करता है, बहुत सारे पदों पे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, जिला कार्यकारिणी में रहे हैं, नगर निगम में एल्डरमैन रहे हैं, राज्य में अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश के मंत्री रहे हैं। इतना बड़ा उनका परिपक्व राजनीतिक जीवन रहा है। केवल कक्षा की पढ़ाई भी ऐसा नहीं कि वो बहुत जीरो हैं। अब कांग्रेस में भी बहुत सारे लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो, बट मैं इसमें ब्लेम गेम की कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाह रहा। मैं बेसिकली बोलना चाह रहा हूँ कि ही मतलब वो उनसे बात करिए, उनसे उनकी भाषा बोली, उनके राजनीतिक परिपक्वता साफ तौर पे झलकती। मुझे लगता है हमारे देश में एक चलन भी है दर्शकों की, जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल की बातें, सामाजिक बातें और कहना चाहिए कि तर्कपूर्ण बातें जो होती है वो अक्सर पान के चाय के ठेलों पर होती है, क्योंकि इस तरह के लोग वहां जाते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं। और भारत की ये जो है इसको हम नकार नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर शख्स को मौका मिल रहा है बड़ा। लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं कि रबर स्टाम्प की तरह उनको उपयोग किया जाएगा। क्या जवाब देंगे कांग्रेसियों को? रबर स्टाम्प कह रहे हैं। ये एक चाय वाले का अपमान है। गरीब वर्ग का, समाज के आखिरी छोर के व्यक्तियों का, जो समाज के आखिरी छोर का पूरा समूह है, उसको प्रतिनिधित्व करने वाले हर गरीब का ये अपमान है। कांग्रेस को इसके लिए कि एक व्यक्ति जो 29 साल पूरी एक राजनीतिक करियर जीने के बाद उसके लिए वो बोल रहे हैं रबर स्टाम्प की तरह काम। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को रबर स्टाम्प की तरह चलाया। जिनकी भावना जैसी है वैसी देश को और दूसरे लोगों को देखने का पाप कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि वो 29 साल के परिपक्व राजनेता हैं और चाय वाला कहकर उनके 29 साल के राजनीतिक जीवन को इग्नोर करने का पाप कोई ना करे, मैं ये कहना चाहूंगा। और इस तरह की जो बातें, रबर स्टाम्प जैसी बातें कर रहे हैं, इसके लिए रायगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये हर चाय वाले का अपमान है। समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति जो आत्मसम्मान के साथ जीवन जीता है, अपना जीवन यापन अपने पैरों पर खड़ा, उस हर व्यक्ति का अपमान है। पूरे प्रदेश में यदि देखें तो लगभग 33 ऐसे पार्षद और एक महापौर भी ऐसे हुए जो या तो नाम वापस ले लिए, पीछे हट गए चुनाव से। तो इसको कांग्रेस की कमजोरी कहें ओपी जी, या बीजेपी का कौशल कहें? दोनों ही बातें हैं कि विशेष रूप से मैं कांग्रेस को ही कहना चाहूंगा। अगर मेरे परिवार के अंदर कुछ गड़बड़ होता है तो पहली जिम्मेदारी मेरी बनती है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसके कारण से जैसे डूबती नाव में भगदड़ मचती है, वैसे देश भर के कांग्रेस में मची हुई है। और आज उसी का एक दृश्य सरगुजा से लेके, रायगढ़ से लेके धमतरी से लेके बस्तर तक वो दिखाई देता है कि पूरे प्रदेश भर में लोग कांग्रेस के नामांकन के साथ चुनाव लड़ने के बजाय नामांकन वापस लेना पसंद किए। कांग्रेस एक डूबती नाव है, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति हुई है। उनको विचार मंथन करना चाहिए कि आखिर उनके परिवार में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो। लेकिन वो अपना खेवा नहीं है, आप चेंज करने वाले हैं शायद, कह रहे हैं चरणदास महंत जी ने जो बयान दिया है, TS सिंहदेव जी के नेतृत्व में जो अगला चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ सोनल जी, ये जय बीरू वाली झगड़े, महंत जी और भूपेश जी वाले झगड़े, ये सारे झगड़े चलते चलते ही अगला चुनाव आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार भी बन जाएगी छत्तीसगढ़ में। मेरी बात को आप 4 साल बाद यहाँ पे चलाइएगा टीवी चैनल पे। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग, क्योंकि इनके लिए राजनीति सत्ता लोलुपता का माध्यम है, इनके लिए राजनीति भ्रष्टाचार का माध्यम है, इसलिए गुटबाजी की राजनीति करते रहेंगे। और
कभी ये एक दूसरे को जीवन में पास देना सीख ही नहीं पाएंगे, इसलिए इनसे कभी गोल हो भी नहीं पाएगा। तो कई विकेट पहले ही गिर गए हैं भाई, मैच होने के पहले, यानी 11 फरवरी को है, रिजल्ट 15 को आने हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अपनी टीम को संभालने का हुनर होना चाहिए, हम में है, उनमें नहीं है, जिसका वो नुकसान भुगत रहे हैं। चूंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, तो एक सवाल यहाँ जरूर बनता है कि कई सारी योजनाएं, महतारी वंदन है, और जिस तरह से रिकॉर्ड धान खरीदी हो रही है, दीनदयाल कृषक योजना आपने चलाई, कितना सारा बर्डन होता होगा ना, मतलब इतनी सारी जो योजनाएं हैं कैश देने वाली, तो और उस पर आप पे जिम्मेदारी, कितना मुश्किल हो रहा है, राज्य पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई भार तो नहीं? देखिए, मोदी की गारंटी के तहत हमने जो वादे किए, चाहे महतारी वंदन योजना की प्रति माह 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को भुगतान करना हो, 25 लाख से अधिक किसान भाइयों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की धान 3100 रुपए के भाव से खरीदना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना हो, या 2 साल के बोनस देने की बात हो, ये सारे विषय निश्चित रूप से बड़े बड़े प्रोमिसेस थे। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन के इच्छानुरूप इस तरह की योजनाएं मैनिफेस्टो का पार्ट बनती हैं, और जनता के भावनाओं के अनुसार से हमने उसको मोदी की गारंटी में रखा। और आप 1 साल का समय बीता है, आप पूरा महसूस किए होंगे कि इसे हम सफलतापूर्वक इसको पेमेंट करने में सफल रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रही है कि जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं, जहाँ जहाँ माफिया राज था, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार था, जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचा रहे थे, उन सब जगह सिस्टम को ठीक किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है, और इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है। यही वजह है कि हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। इसके पहले जो बजट पढ़ा था वो अद्भुत था, हम सभी प्रभावित हुए थे। अब फिर जो है मौसम बजट का आ रहा है, और केंद्र ने तो खुश कर ही दिया है 12 लाख इनकम तक टैक्स फ्री करके। लेकिन आप छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे खुश करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो बजट तैयार कर रहे हैं, उसमें चाहे किसानों की बात हो, चाहे महतारी वंदन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे अन्य विभिन्न योजनाओं की बात हो, वो तो गरीब कल्याण की योजनाएं, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो राज्य के भविष्य की दृष्टि से हमने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047, इस विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र पिछले बजट में मैंने किया था कि हमें विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। वो विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, और उसके अनुरूप टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा करके, इंडस्ट्री पॉलिसी नया लाए हैं हम, उसके अनुसार इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा करके राज्य के इकोनॉमिक्स को कैसे फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल बनाना है, कैसे मैक्सिमम ग्रोथ रेट को हमको अचीव करना है। 5 साल के अंदर 5 लाख करोड़ की जीडीपी को 10 लाख करोड़ की जीडीपी पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य हमने रखा है, उसको कैसे पूरा करना है। उसके दृष्टिकोण से कैपेक्स पर, अधोसंरचना पर, रेलवे से स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, और सड़कों पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, सभी पर, टूरिज्म पर, सर्विस सेक्टर पर, कैपिटल सिटी पर, स्टेट कैपिटल रीजन पर, इन सारी चीज़ों को हम साथ में कर पाने में सक्षम होंगे, और छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य की बुनियाद रखने वाला ये बजट होगा। और आप तो लगातार मेहनत कर ही रहे हैं। आपने कहा कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर का जितना महत्वपूर्ण काम है ना, शायद उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज के इस दौर में सबका ख्याल रखते हुए जब डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की बनने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, तो भाई जिम्मेदारी तो और भी बढ़ जाती है। तो कुछ बेहतर ही होगा छत्तीसगढ़ के बजट के लिए भी, जिस तरह से मेहनत ओपी जी कर रहे हैं। ओपी जी, एक मैसेज जो आप जनता को देना चाहते हैं, रायगढ़ की जनता को देना चाहते हैं, या कहें प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब नगरीय निकाय स्थानीय चुनाव होते हैं तो जिनकी सरकार होती है स्टेट में, उनको फ़ायदा मिलता है। तो ये फ़ायदा इसलिए मिल रहा है कि आपकी सरकार है, या वाकई में आप भरोसा दिला रहे हैं? देखिए, 1 साल में जो परफॉर्म हमने किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो बहुत कुछ लोगों ने खुद से महसूस कर लिया है। चाहे वो रायगढ़ की बात हो, चाहे पूरे प्रदेश की बात हो, ये चुनाव ट्रिपल इंजन के लिए चुनाव चल रहा है। डबल इंजन की सरकार तो बन गई है, लेकिन लास्ट डिलीवरी योजनाओं की, सर्विसेज की आखिरी डिलीवरी तो ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में और नगरीय निकायों में ही होती है। इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार जनता बनाएगी तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा। और 1 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर, काम के आधार पर, हम चाहे रायगढ़ हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चुनाव में गए हैं, और जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, कमल छाप को पूरे प्रदेश में जरूर आशीर्वाद देगी।